हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का टॉपिक है न्याय व्यवस्था। आज का क्वेश्चन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी की प्रशासनिक संरचना में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व क्या थे। सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। इसमें प्रशासनिक संरचना के बारे में बताया गया है कि उसमें निरंतरता जो मतलब पहले से चली आ रही थी चीज़ें और उन चीज़ों में क्या परिवर्तन किए। इसमें जो निरंतरता चल रही थी उसमें उन्होंने क्या परिवर्तन किए, ब्रिटिशर्स ने क्या परिवर्तन किए। चलिए आंसर देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक संरचना में निरंतरता तथा परिवर्तन दोनों ही तत्व देखे जा सकते हैं। निरंतरता, भारत में शासन करने वाले अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी मुगल आदर्शों से प्रेरित थे तथा अपने दृष्टिकोण में प्राच्यवादी थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब भारत पर राज करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कोई भी चीज़ नई नहीं लेकर आए थे। जो पुरानी मुग़लों की चल रही थी उन्होंने उसी को ही कंटिन्यू किया था, क्योंकि उनको वही सही लग रहा था तो उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया। और वो अपने दृष्टिकोण में प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ब्रिटिशर्स वो कोई भी काम करते थे, चाहे जैसा भी कोई भी काम हो, जो भी करते थे उसमें वो कहते थे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हम ही हैं। मतलब हमसे बेटर कोई काम और नहीं कर सकता, हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इसमें इतना ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में एक ऐसे अफसरशाही तंत्र का विकास किया जिससे भारतीय रीति रिवाज एवं परंपरा का ज्ञान था। इसमें कहा जा रहा है कि जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने जो अफसरशाही तंत्र बनाया था, उसने ऐसे अफसरशाही तंत्र का विकास किया था, टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको बनाया था जिसे भारतीय रीति रिवाज का ज्ञान था। अगर भारतीय रीति रिवाजों का उनको परंपरा का पता होगा तभी तो वो देश को अच्छे से चला पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अच्छे अफसरशाही तंत्र का विकास किया था, मतलब बहुत अच्छे ऑफिसर्स बनाए थे उन्होंने। नेक्स्ट लाइन, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए न्यायिक सुधार मुगल मॉडल पर आधारित थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार लेकर आया था वो मुगल मॉडल पर आधारित ही थे। इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसी प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान कराना चाहा। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था ताकि जो भी इंडिया में काम करने के लिए आए उनको भारतीय भाषा भी आनी चाहिए, उनको भारतीय संस्कृति का भी पता होना चाहिए, तभी वो भारत में रहकर भारत के लिए काम कर सकते हैं। बस इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग में भू राजस्व सुधार में भी परंपरागत मॉडल को अपनाया। उसने मुगलों के अंतर्गत प्रचलित इजारा व्यवस्था के मॉडल पर फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने भू राजस्व सुधार में जो पहले जो परंपरा चली आ रही थी उसको ही अपनाया था और उन्होंने फार्मिंग पद्धति की शुरुआत भी करी थी। और फार्मिंग पद्धति में क्या था, ये एक तरह की नीलामी पद्धति थी जिसमें जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको ही ज़मींदारी मिल जाती थी। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। आरंभ में कंपनी के व्यापारी ही प्रशासनिक पदों पर स्थापित किए गए। इसमें कहा जा रहा है कि जब स्टार्टिंग हुई थी, ब्रिटिशर्स ने आके बंगाल को हथियाया था, तो इसमें जो भी प्रशासनिक कार्य थे वो कंपनी के व्यापारी को ही दिया गया था। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम जो भी करना था वो व्यापारी ही कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन,
किंतु पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के आधार पर भारत में कंपनी की विविध प्रधानता स्वीकार की गई तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया था उसे भारत में स्वीकार कर लिया गया था और गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था। मतलब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। बस इसमें यही कहा जा रहा है। फिर मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद मद्रास और मुंबई को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया था। 1783 के अधिनियम तथा 1793 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की स्थिति और भी मजबूत कर दी गई। बस इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी नेक्स्ट एक्ट जो भी आगे एक्ट लेकर आए गए थे 1781 का हो या 1793 का हो, उसमें गवर्नर जनरल को और भी ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी ताकि प्रशासनिक कार्यों को इजीली किया जा सके। नेक्स्ट लाइन, भारत में प्रचलित प्रशासनिक संरचना में जिला अधिकारी के रूप में फौजदार की नियुक्ति की जाती थी, किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन जिला अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर को स्थापित किया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम था, जो भी प्रशासनिक काम था, उसमें फौजदार को नियुक्त किया जाता था एक जिला के हेड के रूप में। लेकिन जब बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था तो उसने जिलाधिकारी की जगह जिला कलेक्टर को स्थापित किया था। एक नया पद बनाया था जिला कलेक्टर। वही जैसे आज का IAS है, उसी प्रकार उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जिला कलेक्टर का पद स्थापित किया था। बस इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फिर भारतीय सिविल सेवा भारत में ब्रिटिश शासन का इस्पाती ढांचा बन गई। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि वो जो जिलाधिकारी बनाया गया था प्रशासनिक कार्य को करने के लिए, तो भारतीय सिविल सेवा की भी इसमें स्थापना की गई और यही मेन स्ट्रक्चर बन गया पूरे जिला को संभालने के लिए। जो आज का IAS है, वो पहले भारतीय सिविल सेवा हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट लाइन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो ब्रिटिश मॉडल की श्रेष्ठता में विश्वास करता था, भारतीय प्रशासन का आंग्लीकरण किया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको जो भारतीय पद्धति थी उसको पसंद नहीं आती थी, तो उसने क्या किया, जो भी भारतीय प्रशासन का काम था, चाहे न्यायिक हो चाहे प्रशासनिक हो, कोई भी काम हो, उसने उसको ब्रिटिशर्स वे में किया। जैसे ब्रिटिशर्स अपने यहाँ करते थे, उन्होंने वही सारी चीज़ें इंडिया में भी लागू कर दी। तो उन्होंने इसमें यही कहा जाए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने ब्रिटिश मॉडल को ही अपनाया। जो भी इंडिया में चीज़ें थी उसको इंग्लिश कर दिया गया। बस इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, उसने भूमि का निजी स्वामित्व की अवधारणा स्थापित की तथा विधि के शासन की अवधारणा पर बल दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसने जो भूमि थी उसको निजी बना दिया गया और जो विधि का शासन था उसकी अवधारणा पर बल। शासन मतलब जो भी कानून से रिलेटेड था उसी तरीके से काम करने की अवधारणा पर बल दिया गया।